नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस ज़्यादा है, डिसएडवांटेज कम है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और साथ में देखते रहेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर के भी क्या आउटकम रहते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के केसेस में। तो जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है किसी भी नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का, वो है उसकी वोल्टेज गेन। तो ये कहा जाए कि जब किसी बेसिक एम्पलीफायर या एक नॉर्मल एम्पलीफायर जिसमें कि कोई फीडबैक नहीं है, तो उसकी जो भी वोल्टेज गेन होगी, उस वोल्टेज गेन में फीडबैक करने के बाद में परिवर्तन आता है। अगर आपने नेगेटिव फीडबैक लिया है तो वोल्टेज गेन कम हो जाती है, और अगर पॉजिटिव फीडबैक लिया है तो वोल्टेज गेन बढ़ जाती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो नेगेटिव फीडबैक करने से वोल्टेज गेन कम हो जाती है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। लेकिन एक रिलेशन आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, जो कि फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज गेन के बीच में एक कर्व बनता है, कुछ इस प्रकार का। अगर यहाँ पर वोल्टेज गेन ली जाए और यहाँ फ्रीक्वेंसी ली जाए तो ये कर्व कुछ कुछ इस तरह से आता है। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व का ये जो है, ये है मैक्सिमम ए वी मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम गेन। तो ये मैक्सिमम गेन हो गई आपकी। अगर आपने कोई फीडबैक नहीं किया तो ये मैक्सिमम है। अब आपने फीडबैक किया है, कौन सा? नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक करने से ये ग्राफ जो है ये शिफ्ट हो जाता है। ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो रीजन है, जो पहले यहाँ मिल रहा था आपको, अब वो यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि आपका ये जो ग्राफ आपको मिल रहा है नीचे वाला, इसमें वोल्टेज गेन में क्या हुई है? कमी हुई है। पहले जो यहाँ वैल्यू मिल रही थी अब वो यहाँ मिल रही है, तो वोल्टेज गेन में कमी हुई है। लेकिन वोल्टेज गेन में कमी होने के साथ साथ इसकी बैंडविड्थ बढ़ी है। अब ये बैंडविड्थ क्या होती है वो देख लो। ये वाला ग्राफ मैं समझा रहा हूँ, जैसे सपोज थोड़ी देर के लिए ये वाला ग्राफ है। इस ग्राफ का ये हो गया इसका मैक्सिमम गेन। तो इसकी बैंडविड्थ क्या होगी? तो इसकी बैंडविड्थ होती है कि जो भी गेन आ रही है, या तो मैं नया बनाता हूँ, जो भी गेन आ रही है, ये ग्राफ है आपका, सॉरी ये ग्राफ है इस ग्राफ का ये मैक्सिमम पॉइंट है। और अगर मैक्सिमम जो मैं गेन ले रहा हूँ ए वी, उसमें रूट 2 को डिवाइड करूँ, है ना, रूट 2 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं लूँगा ए वी अपॉन रूट 2। ए वी अपॉन रूट 2 लेने से ये वैल्यू यहाँ की बजाय यहाँ मिलेगी तो यहाँ जब ये वैल्यू मिलेगी तो इसके करस्पॉन्डिंग ये लाइन आपको इस ग्राफ को दो जगह काटती हुई मिलेगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F1 और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी F2। तो इन फ्रीक्वेंसी का जो अंतर होगा, यानी कि F2 माइनस F1, ये कहलाता है बैंड विड्थ। B.W शॉर्ट में लिखते हैं इसको। तो ये आपका कहलाएगा बैंड विड्थ। तो आपने देखा कि अगर नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हो, नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हो तो आपका जो ग्राफ है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है? वो इस तरह से शिफ्ट हो जाता है, इस तरह से। तो गेन तो कम हुई, लेकिन क्योंकि गेन कम होने से ए वी अपॉन रूट 2 करने पर वो पॉइंट और नीचे आएगा कहीं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी F1F और यहाँ F2F, वो अब बढ़ती हुई मिलेगी। जहाँ पहले ये यहाँ मिल रहा था अब वो यहाँ मिल रहा है। इस पॉइंट पर जो पहले यहाँ मिल रहा था वो अब यहाँ मिल रहा है। तो अब बढ़ा क्या? जो बैंडविड्थ है वो बढ़ गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बैंडविड्थ है वो बढ़ गई। तो आपको क्या समझ में आया? ये समझ में आ रहा होगा कि अगर गेन बढ़ती है तो बैंडविड्थ कम होगी, और अगर बैंडविड्थ बढ़ती है तो गेन कम होगी। ये रिलेशन आपस में
इसको दूसरे तरीके से समझाएं तो ये इसको हम लिख सकते हैं कि जो गेन है, गेन इनटू बैंडविड्थ, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। गेन बैंडविड्थ का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर कहीं गेन बढ़ रही है तो बैंडविड्थ घटेगी, या कहीं पर गेन घट रही है तो बैंडविड्थ बढ़ेगी, इस प्रकार से कि इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है और ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम आएगी आपके। गेन इनटू बैंडविड्थ हमेशा कांस्टेंट होती है, ये याद रखना है आपको। ओके, तो जो हमारा टॉपिक है इसका जो डिसएडवांटेज, उसमें आपने ये देखा कि जब फीडबैक करते हैं तो उसकी गेन जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी बैंडविड्थ बढ़ रही है। तो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के केस में ये, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर के केस में इसका जस्ट उल्टा है, गेन आपकी बढ़ रही होगी और बैंडविड्थ क्या हो रही है, घट रही होगी। ये चीज़ हम आगे फिर से देख लेंगे। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज इसके हम पढ़ते हैं वन बाय वन। तो इसका जो पहला एडवांटेज है वो ये कि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। फर्स्ट एडवांटेज कि इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। नेगेटिव फीडबैक करने पर किसी भी एम्पलीफायर की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी क्या चीज़ होती है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपके क्यू पॉइंट है, जो आपका लोड लाइन मैंने आपको पहले बता रखी है, इसका जो क्यू पॉइंट है ये अगर स्टेबल है, स्टेबल है यानी कि ये ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये क्यू पॉइंट कई बार ऊपर चला जाता है या कई बार नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इससे आउटपुट जो होता है उसके अंदर हमें जो वेरिएशन मिलने चाहिए वो वेरिएशन हमें आउटपुट में नहीं मिलते हैं इनपुट के करस्पॉन्डिंग। तो ये कहें कि कई बार ट्रांजिस्टर बर्न भी हो जाता है, थर्मल रनवे की कंडीशन मिल जाती है स्टेबिलिटी कम होने से, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा और क्यू पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया तो वो चला गया सैचुरेशन रीजन में, और सैचुरेशन रीजन में जाएगा तो ट्रांजिस्टर जल सकता है, या कट ऑफ में चला गया तो ट्रांजिस्टर स्टॉप हो जाएगा वर्क करना। तो ये चीज़ है, तो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। तो इसको देखते हैं। तो आपने ये देखा कि जो AVF है वो क्या होती है, AV अपॉन 1 प्लस बीटा AV फॉर नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि बीटा नेगेटिव था। अब इसी फॉर्मूले को यूज़ लेना है और हमें स्टेबिलिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो इसको AVF को हम क्या करेंगे, इस AVF को हम जो है AV के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो AV के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो DAVF अपॉन DAV इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस बीटा AV का होल स्क्वायर। AV तो हट जाएगा, तो इसको हमने लिखा पावर 2 जो है, पावर 2 को हमने सिंगल टर्म में लिखा है यहाँ और यहाँ, इंटू AV। AV जो है देखो ऊपर नीचे AV से मल्टीप्लाई किया तो एक AV तो इसके साथ आ गया और एक हमने यहाँ नीचे अलग से रखा हुआ है। तो आपका जो ये वाली टर्म है AV अपॉन 1 प्लस बीटा AV, ये तो हो जाएगी AVF, और नीचे वाली जो टर्म है वो ये रही, ऊपर वाली टर्म तो यहाँ से ये आ गई और नीचे वाली टर्म ये रहेगी। तो आपको ये DAVF अपॉन DAV इक्वल टू ये मिल जाएगा, AVF अपॉन AV इंटू 1 प्लस बीटा AV डिवाइड में, है ना। अब इस DAVF अपॉन DAV को हमने थोड़ा अरेंज किया, तो यहाँ हमने क्या किया, ये AVF जो है इसको ले आए नीचे और यहाँ DAV जो है इसको ले गए ऊपर इस जगह, ठीक है, यानी एक्सचेंज किया दोनों को। तो एक्सचेंज किया तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो ये वाली मिलेगी, DAVF अपॉन AVF इक्वल टू DAV अपॉन AV इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा AV। ये इक्वेशन आपको मिली। अब तो जो परसेंटेज चेंज है DAVF अपॉन AVF का मतलब ये हुआ कि AVF में कितना चेंजेस आ रहा है। तो बस इस इक्वेशन से आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, और वो ये कि ये जो फैक्टर आ रहा है, ये वाला फैक्टर, ये फैक्टर क्या एक से ज़्यादा होगा या एक से कम होगा? ये होगा एक से कम, कारण क्योंकि 1 में कुछ डिवाइड करोगे तो वो लेस देन 1 होगा। तो ये लेस देन 1 है, तो ये कह सकते हैं कि जो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है DAVF अपॉन AVF, वो होगी लेस देन राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि परसेंटेज चेंज जो है गेन में चेंज का मतलब ये होता है क्यू पॉइंट का शिफ्ट होना, इनडायरेक्टली कहे तो
क्योंकि गेन बेसिकली है क्या, क्यू पॉइंट शिफ्ट होगा तो आउटपुट में आपको सिग्नल मिलेगा और उसका आउटपुट वोल्टेज अपन इनपुट वोल्टेज करोगे तो गेन मिलेगा। तो इनडायरेक्टली हम ये कहें कि अगर गेन में टेम्परेचर के साथ में या दूसरे किसी फैक्टर के कारण चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए आपने अभी देखा कि ये वाली टर्म जो है वो इस वाली टर्म से छोटी है। छोटी है तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंजेस कम है। इसलिए ये जो चीज़ है ये शो करती है कि जो परसेंटेज चेंज है गेन, परसेंटेज जो चेंज है किसी बेसिक एम्पलीफायर के गेन में, वो फीडबैक के बाद में उसके जो चांसेस है चेंज होने के वो कम हो जाते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो पहली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि स्टेबिलिटी किस तरह से बढ़ती है। अब दूसरा है डिस्टॉर्शन। देखो आपको एक चीज़ पता होगी, पावर एम्पलीफायर के अंदर डिस्टॉर्शन की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, कुछ स्मॉल एम्पलीफायर्स में भी समस्या रहती है। तो डिस्टॉर्शन को कम करने का एक तरीका है फीडबैक करना। फीडबैक करने से डिस्टॉर्शन कम हो सकते हैं या कुछ केसेस में काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये मान लीजिए कोई एक एम्पलीफायर आपको दे रखा है जिसकी कोई और एम्पलीफायर भी देखो कौन सा है, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर, क्योंकि अधिकतर डिस्टॉर्शन की समस्या वहीं होती है। इसके इनपुट पर हमने एक सिग्नल लगा रखा है और इसका आउटपुट जो है आपको एम्पलीफाई होकर तो मिल रहा है, इसका आउटपुट आपको एम्पलीफाई होकर तो मिल रहा है, लेकिन उसमें क्या है, डिस्टॉर्शन है। ये आपका इनपुट हो गया, आपका आउटपुट तो ये रहा, लेकिन इसके अंदर क्या होती है कि कुछ होती है जो कि लो फ्रीक्वेंसी की हो सकती है या कुछ ट्रांजिस्टर के वर्किंग के कारण भी नॉइज़ क्रिएट हो सकती है। तो वो जो नॉइज़ है उस नॉइज़ को हटाना या उस नॉइज़ को कम करना जो है हमारा पर्पस होता है। तो उस नॉइज़ या डिस्टॉर्शन को अगर हम कम कर पाएँ तो हमारा आउटपुट सिग्नल अच्छा होगा। तो डिस्टॉर्शन को कम करने का एक तरीका जो है वो है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर या नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करना। तो अगर किसी प्रकार से आउटपुट का सिग्नल का कुछ पोर्शन इनपुट में चला जाए और वापस वही आउटपुट में आएगा, तो आउटपुट में जो सिग्नल अब मिलेगा पहले के बजाय वो अब लेस डिस्टॉर्टेड होगा। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये कोई आपका बेसिक एम्पलीफायर है। इस बेसिक एम्पलीफायर के इनपुट पर कोई भी सिग्नल आ रहा है, ये वाला सिग्नल वी आई, तो इसका आउटपुट आपको कुछ मिलेगा, है ना, इसका आउटपुट आपको कुछ मिलेगा। तो उसके अंदर डिस्टॉर्शन होगा डी, मान लीजिए उसके अंदर क्या है, आपका जो डिस्टॉर्शन है वो कितना है, उसमें डिस्टॉर्शन डी है। अब ये जो डिस्टॉर्शन है ये जब इस फीडबैक एम्पलीफायर के ऊपर आएगा, ठीक है, तो यहाँ से ये एम्पलीफाई होगा बीटा टाइम्स, ओके। तो इसको देखो हम एक इंटरमीडिएट स्टेट से शुरू करते हैं ना, डिस्टॉर्शन में रिडक्शन कैसे हो वो देखते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जो यहाँ पर जो डिस्टॉर्शन आ रहा है वो है डी एफ, ऑलरेडी फीडबैक होके जो आउटपुट मिल रहा है वो है आपका डी एफ, वो है। और ये जो डी एफ है ये जब यहाँ फीडबैक नेटवर्क से निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा ये बीटा डी एफ। ये बीटा डी एफ जब वापस इनपुट सिग्नल के साथ में मर्ज होगा तो आपको ये क्या मिलेगा, बीटा डी एफ इंटू ए वी, क्योंकि गेन बढ़ेगी ना, क्योंकि जो आउटपुट होता है वो इनपुट से ए वी टाइम्स होता है। तो यहाँ पर जो डिस्टॉर्शन है वो भी कितना हो जाएगा, बीटा ए वी डी एफ। अब ये जो डिस्टॉर्शन है ये इसमें से घटेगा, क्योंकि ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट करता है ये बेसिक एम्पलीफायर। तो इसके अंदर से घटेगा, किसके अंदर से, जो इसके द्वारा बेसिक एम्पलीफायर के द्वारा जो आपका डिस्टॉर्शन डी है आ रहा है उसमें से क्या कम हो जाएगा, बीटा ए वी डी एफ। तो आपको अल्टीमेटली जो गेन है वो जो डिस्टॉर्शन है वो क्या हो रहा है, घटते हुए मिलेगा, क्योंकि डी में से वापस ये चीज़ कम हो रही है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आपका जो डिस्टॉर्शन है वो कम हो रहा है। तो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के केस में डिस्टॉर्शन क्या होता है, घटता है। इसको आप इस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। ये जो डी एफ इक्वल टू हमने अभी देखी डी माइनस बीटा ए वी डी एफ, इसको रीअरेंज किया तो डी एफ इक्वल टू आएगा डी अपॉन 1 प्लस बीटा ए वी। तो डी एफ इज़ लेस देन डी, इसका मतलब डिस्टॉर्शन जो है वो डिक्रीजेज ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक, ओके। तो ये चीज़ हो गई। अगला है नॉइस रिडक्शन या नॉइस डिक्रीज। तो नॉइज़ का रिडक्शन कैसे होता है, जैसे कि डिस्टॉर्शन कम होता है वैसे नॉइज़ भी क्या होता है, अनवांटेड सिग्नल। डिस्टॉर्शन क्या होता है कि कोई सिग्नल आपका जो है कहीं से कट गया या क्यू पॉइंट के शिफ्ट होने के कारण वो सिग्नल आपका नहीं आ पा रहा आउटपुट में। उसी प्रकार से नॉइज़ जो है वो भी कम हो सकती है अगर आप नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का यूज़ लें। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस डी को एन से रिप्लेस करना आपको।
और वही इक्वेशन आपको फिर से मिलेगी। अगर आपने डी जो है उसको रिप्लेस कर दिया है एन से, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी। ओके, तो कोई ज़्यादा विशेष चिंता की बात नहीं है, सेम डेरिवेशन है, बस आपको ये देखना नॉइज़ डिक्रीज होती हुई मिलेगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस एडवांटेज में, जो सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है वो है बैंडविड्थ इंक्रीज है। इसका बैंडविड्थ बढ़ जाती है। देखो हमारा उद्देश्य, जैसे हम कहीं एफएम ट्रांसमिशन या एफएम जो चैनल है आपके, उनको लार्ज बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है। एफएम ट्रांसमिशन जो होते हैं, एफएम सिग्नल, उनको लार्ज बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। अगर आपका बैंडविड्थ ज़्यादा है तो आपका जो सिग्नल होगा वो जो है स्ट्रॉन्ग होगा, काफ़ी दूरी तक जाएगा। ठीक है यार, उसमें नॉइज़ कम आएगी, हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है, उसकी बैंडविड्थ अगर ज़्यादा है तो बैंडविड्थ बढ़ना एक अच्छी चीज़ मानी जाती है कि हमारे पास ब्रॉड बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ ज़्यादा है तो दिए गए बैंडविड्थ में ज़्यादा सिग्नल ट्रांसमिट हो सकते हैं, ये इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज हो सकता है। तो ये एक जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इस ग्राफ को आपको समझना है, और इस ग्राफ में वही थ्योरी आएगी जो मैंने आपको इस टॉपिक के शुरू होते ही बताया था कि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से आप समझिए, ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पर वोल्टेज गेन, और मैं यहाँ ले रहा हूँ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक तरफ वोल्टेज गेन है, एक तरफ फ्रीक्वेंसी है, तो तीन ग्राफ आपको दिख रहे हैं। अगर मेरे पास एक बेसिक एम्पलीफायर है, बेसिक एम्पलीफायर, तो मेरा जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, वो इस प्रकार का आएगा। ये मेरा बेसिक एम्पलीफायर का जो है ग्राफ है। बेसिक एम्पलीफायर यानी कोई फीडबैक हमने लगाया नहीं और ये ग्राफ हमें मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफाई या पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करता हूँ। पॉजिटिव फीडबैक यानी कि सेम फेज में 360 डिग्री फेज में सिग्नल वापस इनपुट में जुड़ रहा है, तो हमें जो गेन और जो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। और अगर मैं नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करता हूँ तो ये ग्राफ हमारा, ये ओरिजिनल ग्राफ ये तो यहाँ शिफ्ट हो रहा था, लेकिन ये पॉजिटिव में ऊपर शिफ्ट हो रहा था, नेगेटिव में नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से आपको शिफ्ट होते हुए मिलेगा। तो यहाँ देखो, ये गेन जो आपको मिल रही थी इस लेवल पर, किसके कारण, पॉजिटिव फीडबैक के कारण। अब ये गेन यहाँ मिल रही है किसके कारण, नेगेटिव फीडबैक के कारण। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि जो गेन है वो कम हो गई नेगेटिव फीडबैक के कारण। लेकिन एट द सेम टाइम जो इस ग्राफ का, कौन सा ग्राफ, कोई भी एक ग्राफ ले लो, जैसे मिड वाला, ये वाला ही ग्राफ लीजिए आप, ये वाला जो बेसिक एम्पलीफायर है उसका ये गेन थी, उसकी ये आपके पास कोई गेन दे रखी है। ओके, तो इसका इसका ए वी अपॉन रूट 2 करें तो ये आप यहाँ कहीं मिलेगी लाइन, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको ये फ्रीक्वेंसी मिलेगी F1, और यहाँ पर जो है दूसरी फ्रीक्वेंसी मिलेगी F2। तो F1 F2 आपको ये मिलेगी। लेकिन जब आप फीडबैक अप्लाई करेंगे नेगेटिव फीडबैक, तो ये ग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया है, नीचे शिफ्ट हो गया, तो अब आपको रूट 2 करोगे AVF अपॉन रूट 2, तो ये लाइन और नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो आपको जो F1F मिलेगा वो कहीं यहाँ इस जगह मिलेगा, ये हो जाएगा आपका F1F। ओके, और यहाँ पर ये जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कहीं मिलेगा, इधर या इसके आसपास, ये हो जाएगा आपका F2F। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो क्लियरली आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, जो चीज़ हम अभी समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि जो लोअर फ्रीक्वेंसी है नेगेटिव फीडबैक के बाद में, वो ओरिजिनल लोअर फ्रीक्वेंसी से, देखिए ये ओरिजिनल लोअर फ्रीक्वेंसी है और नेगेटिव फीडबैक करने के बाद में ये फ्रीक्वेंसी यहाँ मिल रही है अपने को। ओरिजिनली ये यहाँ थी और पॉजिटिव करने के बाद वो यहाँ मिल रही है, यानी कि पॉजिटिव करने पर ये फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, बढ़ रही है, और नेगेटिव करने पर ये फ्रीक्वेंसी घट रही है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, ओरिजिनल F2 हाई फ्रिक्वेंसी जो थी वो यहाँ शिफ्ट होगी, अगर नेगेटिव फीडबैक कर रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक करने पर यहाँ शिफ्ट होगी। ओके, तो ये चीज़ है। अब इनके डेरिवेशन हमें करने हैं, हमें ये वैल्यू जो है वो डिराइव करनी है, एक रिलेशनशिप निकालना है फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज गेन और फीडबैक फैक्टर बीटा के बीच में। तो वो हम एक डेरिवेशन यहाँ बारी बारी से देखेंगे।
बस आपको अभी फ़िलहाल समझने के लिए इस डायग्राम में ही सीधा वैल्यू लिखी गई है F1F विथ नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन आपको दिख रहा होगा, F1F नेगेटिव साइन, F1F पॉजिटिव साइन, ठीक है, और ओरिजिनली F1 यहाँ इसी प्रकार से F2F पॉजिटिव है, F2 और F2F विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो जहाँ पर भी डिवाइड में जा रहा है 1 प्लस बीटा ए बी, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर क्या आ रहा है, इस वाले रीजन की बात करें, लोअर रीजन की, तो 1 प्लस बीटा ए वी डिवाइड में गया, तो F1 की वैल्यू में से 1 प्लस बीटा ए वी डिवाइड करोगे तो ये यहाँ शिफ्ट होते हुए मिलेगा। और जब पॉजिटिव फीडबैक करेंगे तो ये 1 माइनस बीटा ए वी जो है उससे डिवाइड होगा, तो ये यहाँ शिफ्ट होते हुए मिलेगा, क्योंकि 1 में से कुछ कम हुआ तो वो लेस देन 1, और डिवाइड में जाएगा तो वो ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फॉर्मूला हमें डिराइव करेंगे, अभी फ़िलहाल इसके कौन से जो आउटकम है या कॉन्सिक्वेंसेज है वो देख लेते हैं। इसी प्रकार से आउटपुट या आउटपुट क्या सॉरी हायर फ्रीक्वेंसी, जो इसका हायर फ्रीक्वेंसी F2, ये F2 है, और इसको देखो F2 इंटू 1 माइनस बीटा ए वी, तो ये क्या हुआ, एक से कम है और मल्टीप्लाई F2, तो ये कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ शिफ्ट होगा। सेम यहाँ पर भी देखो, ये वाला जो है ये कहाँ शिफ्ट होगा, क्योंकि 1 प्लस है तो ये ऐड होगा, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा। ओके, तो ये चीज़ है। अब इसका डेरिवेशन भी हम देख लेंगे। तो ये जो आपको एक F1F नेगेटिव, F1F पॉजिटिव, F2F पॉजिटिव, F2F नेगेटिव जो मिल रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग बैंडविड्थ निकालिए आप। तो एक बेसिक एम्पलीफायर की बैंडविड्थ क्या है, F2 माइनस F1। एक बेसिक एम्पलीफायर की जो बैंडविड्थ होती है वो होती है F2 माइनस F1, जिसमें F1 बहुत छोटी है तो F2 के लगभग आएगी, है ना। जब बैंडविड्थ आप नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की निकालेंगे तो अभी फॉर्मूला तो यही है, बस हमने सिंबल के लिए ऊपर नेगेटिव लगाया है और नीचे F लिखा है, ताकि F का मतलब हो गया फीडबैक। तो ये भी F2 F माइनस के बराबर मिलेगी, और F2 F माइनस की वैल्यू पुट करेंगे तो F2 इंटू 1 प्लस बीटा ए वी मिलेगी। तो बैंडविड्थ नेगेटिव फीडबैक के केस में बैंडविड्थ इंटू 1 प्लस बीटा ए वी मिल रहा है। ये एक रिजल्ट है इंपॉर्टेंट, जो ये शो करता है कि नेगेटिव फीडबैक करने पर बैंडविड्थ जो है वो बढ़ जाती है, और कितनी बढ़ जाती है, 1 प्लस बीटा ए वी टाइम्स, इतनी आपकी जो बैंडविड्थ है वो बढ़ जाती है। और अगर इसका उल्टा करें, पॉजिटिव फीडबैक करेंगे तो ये बैंडविड्थ कम हो जाएगी, क्योंकि गेन बढ़ी है ना, ऊपर ग्राफ में आपने देखा होगा। तो बस गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट आपका केस में गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है आपका ए वी एफ इंटू बी डब्ल्यू एफ, यानी कि विथ फीडबैक आप निकालेंगे तो वो देखेंगे तो वो सेम आएगा बेसिक एम्पलीफायर के केस में, जो ए वी इंटू बीटा सॉरी बैंडविड्थ जो था वो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये आपको यहाँ से बस समझ लेना है कि ये किस प्रकार से आपस में रिलेटेड हैं। ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये दोनों सेम है, इसको हमने देख लिया इस फॉर्मूले से ये वाली टर्म इस वाली से कट जाएगी और ए वी इंटू बीटा ए वी मिल जाएगा। अब हम जो बात कर रहे थे कि हम जो है इनके रिलेशन देख लेते हैं कि F1F और F1 में क्या रिलेशन है, फिर हम देखेंगे कि F2F और F2 में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं F1F और F1 में क्या रिलेशन है। तो सिंपल सा, आपको बस इक्वेशन नंबर 1 को याद रखना है क्योंकि एम्पलीफायर जब हम पढ़ते हैं डिटेल में तब हमारे को ये फार्मूला डिराइव करना होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं पूछा है, तो आपको सिर्फ ये फार्मूला सीधा ही लिखना है, अदरवाइज़ ये डेरिवेशन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ए वी एल एफ में तो लोअर फ्रीक्वेंसी, ए वी एल एफ जो होती है वो, यानी कि जब आप फीडबैक करते हैं तो फीडबैक करने पर जो वो वोल्टेज गेन है ड्यू टू लोअर फ्रीक्वेंसी, वो कितनी होगी, वो हो जाएगी ए वी अपॉन 1 माइनस जे एफ वन अपॉन एफ। जे क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसकी जगह आई भी लिख सकते हैं, लेकिन इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको जे से ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर F1 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 अपॉन 2 पाई सी सी आर आई, ठीक है। तो ये आती कैसे, ये सब हम जो है जब अपन ये इसका अगला टॉपिक भी करेंगे ऑसिलेटर, उसमें भी ये चीज़ आएगी, फ्रीक्वेंसी कैसे आती है। तो ए वी लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन नंबर 1 आपको याद रखनी है, और ए वी एफ यानी कि विथ फीडबैक लो के लिए भी आपको इक्वेशन नंबर 2 याद रखनी है, क्योंकि हमने इसको सेम लिखा है, बस एफ साथ में अटैच किया है।
अब मिड फ्रीक्वेंसी पर एक रिलेशन आपने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले भी और पिछली क्लास में भी, ए वी एफ इक्वल टू होता है ए वी अपॉन वन प्लस बीटा ए वी। ये रिलेशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लो फ्रीक्वेंसी के लिए इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, ए वी एल एफ डिवाइड बाई वन प्लस बीटा ए वी एल एफ। तो इक्वेशन नंबर 4 भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए ए वी एल एफ जो आ रहा था, ए वी एल एफ, उसमें ए वी एफ जो आ रहा था, उस ए वी एफ को हमने रिप्लेस किया है ए वी एफ की वैल्यू से। तो ए वी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए वी अपॉन वन माइनस जे एफ वन अपॉन एफ, ओके। और नीचे डिवाइड बाई वन प्लस बीटा ए वी अपॉन वन माइनस जे एफ वन अपॉन एफ। तो आपको ए वी एल एफ जो मिलेगा, इसको जब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन से ये इक्वेशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको फिर से रीअरेंज करें, इसको जब आप रीअरेंज करेंगे तो ए वी एफ एल एफ जो है वो क्या मिल जाएगा, इस तरह से कुछ एडजस्ट किया हमने। जो ऊपर वाली टर्म आ रही है, ये वाली टर्म, ये क्या है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया इसकी वैल्यू से, ए वी एफ, ये ए वी एफ है। और जो नीचे वाली टर्म आ रही है उसको थोड़ा रीअरेंज किया फिर से, एफ वन डिवाइड बाई वन प्लस बीटा ए वी को ऊपर लिया है और एफ को नीचे लिखा। अब इक्वेशन नंबर जो 5 है उसको इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर करना है हमें। तो इक्वेशन नंबर 2 देखिए क्या है, ए वी एल एफ इक्वल टू ए वी एफ अपॉन वन माइनस जे एफ वन एफ अपॉन एफ। इक्वेशन 5 भी कुछ ऐसी ही है। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से जो ब्रैकेट वाली टर्म है वो किसके इक्वल आती है, एफ वन एफ के इक्वल। तो यहाँ से एफ वन एफ इक्वल टू हो गया एफ वन अपॉन वन प्लस बीटा ए वी। तो यहाँ से ये चीज़ स्पष्ट हो गई कि नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर जो है उसके केस में जो लोअर फ्रीक्वेंसी है F1 वो घट जाएगी कितने फैक्टर से, वन प्लस बीटा ए वी फैक्टर से, ठीक है। और पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर में इसका उल्टा हो जाएगा, वन माइनस बीटा ए वी से डिवाइड होगा तो ये बढ़ जाएगी, ओके। अब सेम डेरिवेशन हम यहाँ पर हायर फ्रीक्वेंसी F2 के लिए निकालते हैं। तो F2 F और F2 में एक रिलेशन निकालना है। तो फिर से इक्वेशन नंबर 1 लिखी हमने हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, इक्वेशन हाई फ्रीक्वेंसी के लिए लिखी फिर से इक्वेशन नंबर 2 जो कि है आपकी फीडबैक एम्पलीफायर के केस में। और फिर हमने मिड फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन लिखी ए वी एफ इक्वल टू ए वी अपन वन प्लस बीटा ए वी, है ना, बिल्कुल सेम चल रहा है पैरेलली, जैसे वहाँ था उसके एकदम पैरेलल चल रहे हैं, बस यहाँ पर हमें हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ लेनी है वर्ड को। तो ए वी एच एफ इक्वल टू ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4, 1 और 4 से हम ये इक्वेशन मिलेगी और उसको हम सॉल्व करते गए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा लास्ट में इक्वेशन नंबर 5। फिर इक्वेशन नंबर 5 और 2 को कंपेयर करेंगे तो F जो मिलेगा वो मिलेगा F2 इंटू वन प्लस बीटा ए वी, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक से F2 जो है वो बढ़ेगा। तो लोअर फ्रीक्वेंसी तो होती है कम और हाई फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और यही पॉजिटिव फीडबैक केस में कम हो जाती है। तो ये आपका कुल मिला के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने देखे हैं। अगला टॉपिक जो होगा वो डिटेल में और पढ़ेंगे। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो इसको यहीं तक विराम देते हैं।